स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कहा जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का सही होना ज़रूरी है। हम में से कई लोग ये समझते नहीं हैं कि आखिर शारीरिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं और मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। कई लोग समझते हैं तो इन दोनों में सामंजस्य कैसे स्थापित करें ये नहीं समझ में आता है। तो हमें वो सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हम अपने मन मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखकर अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आए दिन ज़िंदगी जीने के क्रम में क्या क्या परेशानियां हमें सताती हैं, किन किन कारणों से हमें मानसिक स्वास्थ्य जो है उसकी गड़बड़ियों से गुजरना पड़ता है। ये तमाम जो बहुत ज़रूरी बातें हैं, ख़ास करके आज के दौर में जब हम बिल्कुल भाग दौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, ऐसे में ये सब जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इन तमाम जानकारियों के साथ आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध मन चिकित्सा रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय कुमार मुंडा, जो कि CIP रांची में है और इस वक्त सहायक प्रोफेसर के रूप में है, साथ ही साथ इंचार्ज नशा मुक्ति केंद्र भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी जोहार सर। सर, आज के दौर की अगर हम बात करें तो ये जो शरीर और मन के बीच का जो तालमेल होता है उसमें बहुत गड़बड़ी दिखाई देती है। कई लोग मन से दुखी हैं, शरीर से कोई थके हुए हैं, क्या है ये। और कई लोग तो सर, आप तो देखते होंगे कि कई लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं कि ये मानसिक स्वास्थ्य क्या चीज़ होता है। जी, बहुत अच्छा आपने कहा राजश्री जी। हम लोग शरीर के बारे में सबको ज्ञात है, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, बल्कि स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो शरीर ही का हमारे जिक्र करते हैं जी करते हैं। और स्वास्थ्य की एक जो परिभाषा जो WHO की तरफ से भी है तो उसमें यही कहा जाता है स्टेट ऑफ फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, इन सब चीज़ों की बात कही जाती है। तो वहाँ मेंटल वेलबींग निहित है स्वास्थ्य के डेफिनेशन में। बिल्कुल। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारा शरीर, जैसे आपने कहा, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास करता है। अब देखिए, ये जो कहावत है ये कहीं ना कहीं हमारे उस दशा को भी दर्शाता है कि हम दोनों शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह से देखते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, मतलब शरीर को स्वस्थ रख लेने भर से मन स्वस्थ हो जाएगा, ऐसी बात कतई नहीं है। आपका शरीर अपनी जगह है, मन अपनी जगह है, मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। मतलब दोनों में तालमेल बहुत जरूरी है, शरीर और मन के बीच में। शायद एक दूसरे के पूरक है, rather than कि शरीर स्वस्थ है तो मन अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। मानसिक स्वास्थ्य को समझने के लिए एक बात जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, अगर हम जब जानना चाहते हैं तो लोग कई बार अवाक रह जाते हैं, अच्छा इसमें क्या क्या चीज आती है। तो सोचने वाली बात है। मानसिक स्वास्थ्य मन से जुड़ी हुई सारी चीजें, जिस तरह से एक इंसान विचार करता है, उसके दिमाग में विचार आते हैं जाते हैं, जिस तरह से वो सोचता है, जिस तरह से वो महसूस करता है, भावनात्मक रूप से महसूस करता है, इमोशंस उनके अंदर आते हैं, वो दूसरे के इमोशंस को पढ़ता है, अपने इमोशंस को व्यक्त करता है, ये भी मानसिक स्वास्थ्य का हिस्सा है। और इस सब के साथ साथ वो अपनी बौद्धिक क्षमताओं के हिसाब से किस तरह से वो अपने लक्ष्य जीवन में चुनता है, किस तरह के निर्णय लेता है, तो अपनी क्षमताओं का उसे आभास होता है और क्षमताओं के अनुरूप वो जीवन में आगे बढ़ता है। ये भी मानसिक स्वास्थ्य का हिस्सा है। साथ ही साथ कैसे वो जीवन की छोटी बड़ी समस्याओं का निपटारा करने में सक्षम होता है, ये भी मानसिक स्वास्थ्य का हिस्सा है। तो मानसिक स्वास्थ्य का जब हम दायरा की बात करते हैं तो वो हमारे जीवन में आप देखेंगे हमारे सब कुछ में उसका एक समावेश होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो हम कहते भी हैं कि सबसे ऊपर भगवान ने हमें दिमाग दिया है और दिमाग से काम करो। अगर कोई झल्लाता है तो लोग कहते हैं दिमाग खराब हो गया है। मतलब ये इसका जिक्र तो हम करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि कैसे हम दोनों के बीच में तालमेल करें। आज के जीवन में हम देखें चारों और लोगों में एक अजीब किस्म का रोष है, गुस्सा है, आपसी संबंध में लोग एक दूसरे से जिस तरह से बर्ताव करते हैं, जिस तरह की प्रतिस्पर्धा को लोग एक हेल्दी वे में नहीं ले पाते हैं, ये सारा चीज कहीं ना कहीं हमारी मानसिक मनोदशा को ही दर्शाता है। जी बिल्कुल। और आज के समय में जो बिल्कुल जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे लोग, चाहे हम युवाओं की बात करें या बच्चों की बात करें, मतलब लगता है जैसे
भाग दौड़ में, अधिक पाने की इच्छा में हम सब कुछ भूल रहे हैं, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ये तो एक बहुत बड़ा कारण है ही। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की जब गड़बड़ियाँ शुरू होती हैं तो इसके जो मूल कारण होते हैं डॉक्टर साहब, हम उस पर चाहेंगे कि आप चर्चा करें। जी देखिए, जैसे मैंने कहा, सबसे पहला मैंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य एक बेहतरी की वो उस अवस्था को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का आभास होता है और उसके अनुरूप वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य निर्धारित करता है। तो अब देखिए, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति वो अपनी क्षमता से कई अधिक गुना वो अपने एक लक्ष्य निर्धारित कर ले तो क्या होगा, वो व्यक्ति उसमें वो डूबा हुआ रहेगा, उसमें वो जरूरत से ज्यादा अपने आप को डाल कर रखेगा और बाकी चीजों को वो थोड़ा नेग्लेक्ट कर देगा। और जब वो अपेक्षित उसको सफलता नहीं मिलेगी तो उसका भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, ये कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है, बिल्कुल होते हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको एक उदाहरण कहा। इसी तरह से व्यक्ति जब अपने क्रोध काबू नहीं रख सकता है, आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए, साथ ही साथ आप दूसरों की भावनाओं को समझते हुए उसके अनुरूप, माहौल के अनुरूप अपने आप को ढाल सकते हैं। ये भी मानसिक स्वास्थ्य का हिस्सा है। तो कई बार लोग अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रख पाते हैं आपस के संबंधों में, ये भी एक बड़ा कारण है मानसिक स्वास्थ्य जो हम लोग अपने आसपास जिस तरह देख रहे हैं। तीसरा जो आपने बोला, लोग के पास समय नहीं है। समय इसलिए नहीं है कि लोग उलझे हुए हैं, और ये उलझन ही एक मानसिक स्वास्थ्य का परिचायक है कि ये उलझन आया कहाँ से है। तो इन सब चीजों को लोगों में और समाज को भी एक आत्मविश्लेषण करते हुए समझने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस तरह से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है इस बात को। बिल्कुल, मतलब ये आपस में भी खुद को पहले समझना ज़रूरी है, और आपस में जो घर परिवार है, जो समाज है जहाँ पे हम काम करते हैं, वहाँ भी एक अच्छा माहौल होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ जो कोऑपरेशन होता है वो बहुत ज़रूरी है किसी को समझने के लिए। देखिए, संबंधों की बात करते हैं तो संबंधों में सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो एक जो लगाव संबंध में आपस में होता है। एक लगाव की कमी देखी जाती है आजकल, क्योंकि लोग एक दूसरे को उस तरह से समय नहीं दे पाते हैं। तो कहीं वो जो बॉन्ड होता है दो लोगों के बीच में, उसमें कमी होती है, ट्रस्ट की कमी होती है, लोग विश्वास एक दूसरे पे नहीं कर पाते हैं उस तरह से, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का ऐसा दौर है कि लोगों को लगता है कि अगर हम कुछ ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे तो वो मेरी सब कमजोरियों को जान लेगा, मेरी सब अच्छाइयों को जान लेगा, जो भी। तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो विश्वास की जब बात आती है, जब एक लगाव की बात आती है, तो इन सब की कमी देखी जाती है आपसी संबंध में। व्यावसायिक क्षेत्र में आप जाएंगे तो व्यावसायिक क्षेत्र की समस्याएं अलग है। वर्क होम बैलेंस की कमी हो जाती है। जो लोग कामकाजी है वो काम और घर का जो एक परस्पर एक जो उसमें समन्वय बनाने की जरूरत होती है वो नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे स्कूल और घर और ट्यूशन और माता पिता के साथ रिलेशन, दोस्तों के साथ रिलेशन, इन सब में जो एक ताना बाना बुना हुआ रहता है, जिसमें एक स्मूथ तरीके से बच्चे जो चल सकते हैं वो कई बार नहीं। बिल्कुल, जिन मूल कारणों से परिवार की स्थापना हुई, समाज की स्थापना हुई, वही हम भूलते चले जा रहे हैं, और उसका परिणाम जो अकेलापन हो रहा है, और अकेलापन के चलते जो नशापान हो रहा है, उसके चलते फिर कई गलत हरकतें हो रही हैं, उसके चलते शरीर पर प्रभाव, दुष्प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य पर असर। अब मानसिक स्वास्थ्य के दुष्प्रभावों की बात करें तो मानसिक समस्याएं आती हैं और मानसिक रोग आते हैं। जी। समस्याओं की हम लोग अभी बात कर ही रहे थे कि किस तरह की समस्याएं रहती हैं लोगों के जीवन में। जब रोग आते हैं तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि रोगों के प्रति लोगों की एक जागरूकता जो है वो इतनी कमी है कि रोग आ जाने के बाद स्वयं रोगी को भी और घर के लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कोई व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित हो चुका है। बिल्कुल, शारीरिक समस्या तो दिख जाती है, शारीरिक समस्या, बुखार है पता चल जाता है, वो बीमार है, खांसी है, सर्दी है, जी 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 जी। तो मानसिक समस्याओं की बात आती है तो लोगों को पता ही नहीं चलता है। लोग बोलते हैं पता नहीं आजकल क्या हो गया, दिन भर चुपचाप पड़ा रहता है, अपना कमरा में बंद रहता है, पता नहीं क्या हो गया। लोग ये नहीं समझते हैं कि भाई इसको कोई मानसिक रोग नहीं हो गया है।
और क्यों हो रहा है ये, कि कारण जानने की कोशिश नहीं करना है। अब जैसे मानसिक रोगों के आप बोलेंगे कि लोग कैसे जानेंगे कि कोई व्यक्ति मानसिक समस्या का से शिकार हो बिल्कुल रहा बिल्कुल है या उससे जूझ रहा है, वो जूझ रहा है। जी। तो इसका एक सीधा सा मैं जवाब देता हूँ कि हर व्यक्ति जो वो जीवन जीता है उसमें वो एक सामान्य विचारों के तहत चलता है, उसकी भावनाएं सामान्य तरीके से जैसे वे रोज व्यवहार करता है वैसा ही रहता है, व्यवहार भी उसी तरह से। तो किसी भी व्यक्ति के सामान्य विचारों में कोई व्यक्ति बहुत ही ऊर्जावान हो सकता है, व्यक्तित्व के तौर पे बहुत बातूनी हो सकता है, अचानक अगर वो चुप रहने लगा है तो इस तरह के परिवर्तन किसी भी व्यक्ति के जो सामान्य विचार है उसमें परिवर्तन आ रहा है। जिस तरह से व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है उसमें परिवर्तन आ रहा है, जिस तरह से वो दिनचर्या में अपने आप को व्यवहार में लाता है उसमें अगर परिवर्तन आ रहा है। अगर ऐसे परिवर्तन आप किसी भी व्यक्ति में देखते हैं जो कि अचानक आया हो और वो ठहरा हुआ है लंबे समय तक, हफ्ता 10 दिन तक वो ऐसा ही कंटिन्यू है, तो ये एक सूचक है कि वो व्यक्ति कोई ना कोई मानसिक समस्या से ग्रसित होते हुए रोग की ओर अग्रसर है या रोग आ चुका है उसके अंदर। जी। तो यहाँ पर थोड़ा एक अलर्ट हो जाने की जरूरत है। बिल्कुल, ये अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है और इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपने लक्षणों को बताया है। और लक्षण को हम समझेंगे, जितनी जल्दी समझेंगे और मतलब उपचार के लिए जाएंगे तो बेटर होता है। ये देखा जाता है कोई व्यक्ति बहुत हंसमुख स्वभाव का, अचानक वो थोड़ा सा गंभीर रहने लग गया है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छी सकारात्मक बातें हमेशा करता था, आज अचानक वो नकारात्मक बातें कर रहा है। नींद की भी समस्या होती है क्या सर? नींद एक ऐसा चीज है, नींद, भूख और जो हमारे दैनिक क्रियाक्रम होते हैं, टॉयलेट वगैरह, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचक होता है मानसिक रोगों में। अधिकतर मानसिक रोगों में नींद की समस्या भी पाई जाती है। व्यक्ति की का नींद या तो कम हो जाता है या फिर वो बहुत ज्यादा भी सोने लगता है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। दूसरा चीज, भूख या तो खत्म हो जाता है या हो सकता है वो अनाप शनाप हर वक्त, मतलब वो एक रिएक्शन के तौर पे होता है। मानसिक जो द्वंद्व चल रहा है उससे बाहर आने के जहद में व्यक्ति हमेशा बस कुछ ना कुछ खाते रहता है। मतलब नींद और भूख में भी चेंजेस बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। कब्जियत की शिकायत होने लगती है। कुछ जो बेचैनी वाली जो बीमारी होती है, एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं, उसमें कई बार दस्त आने की भी शिकायत हो सकती है। बार बार लैट्रिन जैसा लग रहा है, लोग ऐसा बोलते हैं। बार बार पेशाब लग रहा है, ऐसा लोग शिकायत करते हैं। और एक चीज मैं बताऊं राशि जी, लोगों में एक ये मान्यता है, कोई व्यक्ति हट्टा कट्टा स्वस्थ है तो लोगों को पता ही नहीं चलता वो व्यक्ति रोगी कैसे हो सकता है। लोग बोलते हैं वो तो हट्टा कट्टा दिखता है, उसका शरीर ठीक है, तो वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, इसका पता ही नहीं चलता है। स्वस्थता का पैमाना ही है कि शरीर ऊपर से हम जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो लोग बोलते हैं ठीक तो दिख रहा है, उसको क्या हुआ है। बिल्कुल। तो इस तरह की बातें हो जाती है। तो और दूसरा, कई बार और एक जो मैं महत्वपूर्ण बात बोलने वाला, बहुत सारे मानसिक रोग हैं, उनके शारीरिक लक्षण भी होते हैं। अच्छा। तो जैसे बहुत सारे बेचैनी वाले जो बीमारियां होती हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर, उसमें आपको धड़कन की बीमारी हो सकती है, सांस फूलने की बीमारी हो सकती है, लक्षण हो सकते हैं, हाथों में पसीना आ सकता है। तो लोगों को लगता है हाथ में पसीना आना, दिल का ज़्यादा धड़कन का तेज हो जाना, सांस फूलना, ये सब शारीरिक लक्षण है। लेकिन ये शारीरिक लक्षण मानसिक रोगों की वजह से भी आ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छे आपने बताया है सर कि किस किस तरह के लक्षण आ सकते हैं और क्या क्या बदलाव अचानक दिखाई देते हैं। तो थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे सर कि अगर इस तरह की समस्या होती है, कोई पर्सनली अगर बात करना चाहता है, आज भी समाज में ये तो बात है सर कि अगर कोई जाता है, CIP जाएगा या कहीं इस तरह के संस्थान में जाता है तो कुछ अलग तरह की बातें होती हैं। तो एक तो हम चाहेंगे कि समाज को भी आप कुछ कहें, और प्लस जिनको परेशानी है वो हिचकिचाएं नहीं, वो जाएं। क्या क्या इलाज है, क्या कोई टोल फ्री नंबर है, फ़ोन है, संपर्क कर सकते हैं? जी देखिए, समय के साथ धीरे धीरे अब तो ये चीज़ें हम लोग भी देख रहे हैं अपने पास कि मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक रोगों के प्रति धीरे धीरे लोगों का रवैया बदल रहा है। लोग इसको
उस तरह से नहीं एक शर्म और कुंठा की नज़र से नहीं देखते हैं। जिसको समस्या होती है वो हमारे पास अब आते हैं, शहरी क्षेत्रों से भी, ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते हैं। थोड़ी बहुत कई बार लोगों में समस्या होती है कि हाँ, बड़े अस्पतालों में और जो एक उसके साथ जुड़ा हुआ है मानसिक रोगों के साथ पागलपन वाला जो एक स्टैम्प जो जुड़ा हुआ है, तो वो अभी भी थोड़ा बहुत जो है, तो उसके कारण कुछ लोग संकोच तो जरूर करते हैं। और इसको मद्देनजर भी और कई अन्य कारणों से भी कई बार लोग दूरी की वजह से, समय का अभाव, लोग अपने नौकरी पेशा में भी हैं, तो इसके कारण से भी कई बार लोग डॉक्टरों के पास या अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए भी कई तरह तरह की योजनाएं चल रही है सरकार के द्वारा। अभी हाल में पिछले वर्ष से ही जो एक शुरू हुआ है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। अच्छा, सो ये नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय, मतलब ये ऑनलाइन हम इस पे, तो इसमें डेडिकेटेड नंबर्स होते हैं। तो उन नंबर्स में, ये कोई ऑनलाइन भी वेबसाइट में जा करके हर अस्पताल के जो मानसिक रोगों से संबंधित उनके भी अपने डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं। अच्छा, वो पता करके वो वहाँ कॉल करके अपनी समस्याएं अगर फोन से वार्तालाप के द्वारा सुलझाया जा सकता है तो सलाह ले सकता है। अगर चीजें गंभीर हुई तो सलाह उनको ये मिल सकती है कि आप अस्पताल में आके दिखा सकते हैं। तो ये हेल्पलाइन जो एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत चलते हैं, हमारे सीआईपी में अलग अलग बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो मुझे अभी इस समय मेरे पास नहीं है बताने के लिए। लेकिन सर ऐसे इन जनरल अगर हम सीआईपी का नंबर जानना चाहते हैं तो हम कहाँ जा सकते हैं? वेबसाइट के जरिए जा सकते हैं। समय समय पर सीआईपी समाचार पत्रों में प्रकाशित करता रहता है इन सब चीजों को। और आजकल आज की दुनिया में हर किसी के पास इंटरनेट है, ये तो मैं जानता हूँ। बिल्कुल। तो आप सिर्फ गूगल भी कर लीजिएगा सीआईपी रांची, तो आपको सारे हेल्पलाइन नंबर्स आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। वहाँ पर किस तरह से मरीजों को दिखाया जाता है, ओपीडी का टाइमिंग क्या है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ टेली मेंटल हेल्पलाइन का भी सारे नंबर्स 16422 है। उसके बाद इस तरह से और बाकी नंबर्स जितने भी है वो उसमें दर्शाए हुए रहते हैं। तो सबसे पहला तो है कि कोई व्यक्ति अगर ये पाता है कि उसके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि वो व्यक्ति अपने निकटतम जो भी करीबी हैं उनसे सबसे पहले बात करे कि वो ठीक नहीं महसूस कर रहा है, उसका शरीर तो ठीक है लेकिन मन से वो स्वस्थ नहीं महसूस कर रहा है। तो वो चाहता है कि कहीं डॉक्टर को दिखाया जा सकता है तो वो दिखाने की कोशिश की चाहिए। और नहीं तो फ़ोन के द्वारा नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत जो भी नंबर्स है उसमें आप बात कर सकते हैं विशेषज्ञों से, ये भी एक तरीका होता है। जी। तो इसको नज़रअंदाज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना है। ये जैसे आजकल के समय में सर देखते हैं, मतलब बच्चे हों, जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, जो एडोलेसेंट्स जिसको हम कहते हैं, फिर युवा जो होते हैं, वो डिप्रेशन में आते हैं या फिर इधर उधर की सोच में, एक दूसरे की नकल में नशापान भी करने लगते हैं और भी कई तरह की जो हरकतें हैं वो जो नहीं होना चाहिए उस तरह की हरकतें कर बैठते हैं। कई बार आत्महत्या तक की प्रवृत्ति आ जाती है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? जी हाँ, देखिए नशे की समस्या बहुत गंभीर रूप ये एडिक्शन जो है अभी युवाओं में काफ़ी गंभीर रूप से फैल रहा है और अधिकतर युवा वर्ग ही अभी इसकी चपेट पे आ रहे हैं। और जब नशे की बात करते हैं, सब तरह की नशा, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो गुटखा हो, जो कि अल्कोहल, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा ये सब एक तरह से वैध प्रकार की नशीली कॉमनली यूज्ड है, जो कि रेगुलेटेड वे में दुकानों में मिलती है। जी। अभी तंबाकू हमारे यहाँ तो पूरी तरह से बैन है, लेकिन अल्कोहल मिलता है रेगुलेटेड वे में, ठीक है। और कुछ बिल्कुल ही गैर कानूनी जो नशीले पदार्थ हैं उनका भी प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो ब्राउन शुगर हो या हेरोइन हो या गांजा हो। इसके साथ साथ बहुत सारी जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन्स की दर्द निवारक दवाइयाँ होती है, उनका भी नशे के
रूप में इस्तेमाल होता है। तो जो ये नशीले पदार्थों का रेंज है जिसका उपयोग युवा वर्ग करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है जी। तो और खासकर जो अवैध प्रकार के नशीले पदार्थ होते हैं उनके इस्तेमाल जब होते हैं तो वो छुप छुपा करके होता है, और जब ये कोई कार्य छुप छुप करके होता है तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ बहुत ही असामाजिक गतिविधियां भी जुड़ी हुई होती है, चाहे उसके साथ अपराध जुड़े हुए होते हैं, चाहे इलीगल ट्रैफिकिंग जुड़ा हुआ होता है, तो ये सब चीज़ें भी जुड़ी होती है। और ये सारे नशीले पदार्थ आखिर कहाँ व्यक्ति पर प्रभाव डालती है? शरीर पे और मस्तिष्क पे। जब मस्तिष्क का प्रभाव की हम बात करते हैं तो बहुत अलग तरह तरह के लक्षण भी उनमें दिखाई देते हैं, चाहे वो डिप्रेशन के लक्षण हो, चाहे वो एग्रेशन जो एक आक्रामकता जो दिखती है। आप देखेंगे रोड में कई बार आप देखेंगे लोग झगड़ रहे हैं नशा पान करने के बाद। आप बच्चों को, कुछ युवा लोगों को देखेंगे कि आड़ी तिरछी वो बाइक चला रहा है, स्पीड में बाइक चला रहा है, तो उसके अंदर वो चेतना, वो सेंस क्यों नहीं होता? क्योंकि वो नशे और एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं इसके कारण। बहुत सारे, आप अधिकतर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को उठा ले तो इसमें आप पाएंगे कि काफ़ी अधिक मात्रा में एक्सीडेंट्स जो होते हैं नशे के प्रभाव के कारण होते हैं। बिल्कुल। तो ये तो एक अपना है। मानसिक जो रोग होते हैं, मानसिक रोग के लक्षण अगर उनको नज़रअंदाज किया जाए तो कई बार आत्महत्या की प्रवृत्ति की जो आप बात कर रहे हैं, डिप्रेशन एक उसमें एक ऐसा रोग है जो कि अगर उसको नज़रअंदाज किया जाता है तो वो बढ़ता बढ़ता एक उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां व्यक्ति जीवन से अपनी आस को खो बैठता है। तो वो भी स्थिति आ जाती है। रिश्तों में तनाव की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो कई बार आवेश में आकर के तनाव की स्थिति में रिश्तों के जो दुष्परिणाम जो हम बोल रहे हैं, तो कई बार उसका भी एक ये परिणाम होता है कि लोग आवेश में आकर के भी आत्महत्याएं करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत गंभीर स्थिति है, और ये हम सबको इस बात को सोचने के लिए मजबूर करती है कि अब समय आ गया है कि हम थोड़ा अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने, समझे और दूसरों को समझाएंगे। बिल्कुल। नशापान के चलते जो आत्महत्या की बात अभी आपने की सर, आए दिन अखबारों में पढ़ते रहते हैं, समाचारों में सुनते रहते हैं, नशापान करके फल्ला ने फला को मार डाला, फल्ला ने अपने बच्चों को भी मार डाला। कई बार इस तरह की घटनाएं भी होती रहती हैं समाज में करने वाली बिल्कुल आती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर मुझे कई बार ताज्जुब होता है कि वो व्यक्ति कोई आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नशे के प्रभाव में आके वो एक ऐसा कृत्य कर देता है कि उसके लिए वो जिंदगी भर अफसोस करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की अगर नशापान है, जैसे अगर कार्यक्रम में लोग सुन भी रहे हैं, सरकार की ओर से भी नशा के खिलाफ में बंदी में बहुत सारे भारत सरकार का नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है, जिसके आप तो नशा मुक्ति केंद्र के अभी इंचार्ज भी हैं सर। सन 1999 से नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है। अभी 70 बिस्तरों का ये अस्पताल है, और हम लोग हर प्रकार के नशीली पदार्थों से ग्रसित लोगों का इलाज करते हैं। इलाज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के तहत भी होता है, कोई व्यक्ति अगर भर्ती नहीं होना चाहता है तो भी, और अधिकतर लोगों को भर्ती की ज़रूरत होती है तो उसके द्वारा भी किया जाता है जी। दवाओं के द्वारा भी होता है, मनोवैज्ञानिक तरीके से, साइकोलॉजिकल तरीके से किस तरह से व्यक्ति की इच्छा शक्ति को बनाया जाता है, विकास किया जाता है, और दोबारा वो व्यक्ति नशीले के पदार्थ का सेवन ना करे, इसके लिए कई प्रकार की अन्य टेस्ट्स भी किए जाते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट्स किए जाते हैं, और उसके साथ साथ रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी एक प्रकार का साइकोलॉजिकल इलाज की पद्धति है। उसके द्वारा व्यक्ति को ऐसा तैयार किया जाता है कि वो दोबारा से एक बार छोड़ने के बाद दोबारा नशा को ना अपनाए। साथ ही साथ बहुत बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स भी अब हमारे यहाँ उत्कृष्ट तरीके के उपलब्ध हो गए, जिसमें कि हम ब्रेन स्टिमुलेशन के द्वारा ब्रेन के उन भागों को हम टारगेट करके स्टिमुलेट करते हैं जो कहीं ना कहीं नशे से जुड़ी हुई होती है।
जो हमारे तलब जो नशे के प्रति पैदा करने वाले जो कम करते हैं एरिया, ब्रेन के जो एरिया होते हैं, उनको हम टारगेट करके उनको भी इलाज में शामिल किया जाता है। तो इलाज एक समग्र तरीके से देने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि अगर एक तो सबसे बड़ी बात सामने जो आई है कि अपने मेंटल हेल्थ को, मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कि आज लोगों को बात समझ में आई है। नशा पान से बिल्कुल ही दूर रहना है, और अगर इस तरह की मानसिक स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ियाँ आती हैं, कुछ परेशानियाँ होती हैं, तो इलाज है इसके लिए। तो फ़ौरन बिना देर किए हमें इलाज के लिए जाना चाहिए। अंत में मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक है। मानसिक समस्याएं आज के जीवन में सब और देखी जाती है। इससे निपटने के लिए ज़रूरी है कि लोगों में परस्पर एक दूसरे में संवाद अच्छा होना चाहिए, संबंध अच्छा होना चाहिए, और एक दूसरे में सहयोग की भावना होनी चाहिए। अगर इतनी रहती है तो हम जीवन की हर छोटी बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। तो डॉक्टर साहब, अब हमें समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपसे और हम सवाल करें। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपके माध्यम से लोगों तक पहुंची हैं। हमें उम्मीद है कि इसका लाभ लोग ज़रूर उठाएंगे। आप यहाँ पर आए, आपकी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।